नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 26 मई 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है वन स्टेट सॉल्यूशन द वे फॉरवर्ड इन पैलेस्टीन। इस आर्टिकल में ऑथर ये बता रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो पैलेस्टीन मुद्दा है, इसको टू स्टेट की तरह सामने लेके आया गया है। मतलब ये जो हिस्टोरिकल पैलेस्टीन लैंड है, जहाँ पे अब इसराइल और पैलेस्टीनियन पीपल दोनों लोग रहते हैं, तो जो जू सेटलर हैं, जो इसराइलीज हैं, ये दोनों लोग रहते हैं, इसको टू स्टेट सॉल्यूशन की तरह दिखाया गया 1980s की बात। जबकि कभी इसका कोई टू स्टेट सॉल्यूशन था ही नहीं। कभी भी इस प्रकार के मुद्दों में वन स्टेट सॉल्यूशन ही चल पाता है, टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं चल पाता है। तो 1948 में जब ब्रिटेन ने ज्यूज को इस पर्टिकुलर इलाके में सेटल किया, उस समय पे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि ये जो टू स्टेट सॉल्यूशन है केओस लेके आएगा, और सॉल्यूशन ये था कि इसको वन स्टेट करो। तो इसके बारे में यहाँ पे एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट लिया गया है, कैसे ये सेटलर मूवमेंट शुरू हुआ जियोनिज्म का, कैसे पैलेस्टीनियंस के खिलाफ अत्याचार शुरू हुआ, और कुछ इस प्रकार की चीज़ अगर अल्जीरिया में या फिर इंडिया में हो जाती तो वो कैसे दिखती। तो इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। फिर यहाँ पे डॉक्टर निकिता मेहरा एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी, आदियार कैंसर इंस्टीट्यूट में। इन्होंने म्यूकॉरमाइकोसिस के थ्रेट की बात की है। इन्होंने बताया कि क्यों ये जो म्यूकॉरमाइकोसिस का थ्रेट इंडिया में बहुत प्रेडिक्टेबल था कि आ सकता है, क्योंकि इंडिया में कोरोना वायरस से पहले भी हैवी स्टेरॉयड यूज़ की वजह से, हैवी डायबिटीज़ की वजह से अक्सर कर म्यूकॉरमाइकोसिस के केस देखे जाते थे। और म्यूकॉरमाइकोसिस के केस इंडिया में ज़्यादा प्रेवलेंट थे व्हेन कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और चूंकि कोविड-19 के क्राइसिस के बाद अनसाइंटिफिक स्टेरॉयड यूज़ आगे बढ़ना ही था, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी भाई सच में भी स्टेरॉयड्स देने पड़ जाते हैं पेशेंट्स को, चूंकि उनकी जान बचानी होती है। तो म्यूकॉरमाइकोसिस का थ्रेट तो इंडिया में ज़्यादा था ही। तो मतलब अभी के लिए जो म्यूकॉरमाइकोसिस फैल रहा है, इसमें इतना ज़्यादा इंडिया वालों को आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार का मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन वाला रिजीम चलता है इंडिया में, उस प्रकार से म्यूकॉरमाइकोसिस को तो फैलना ही है। तो इस रिस्पेक्ट में क्या बता रही है यहाँ पे डॉक्टर निकिता मेहरा, इसको देखेंगे। इन्होंने भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता रखे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कैलिब्रेटेड क्लोजर्स। इसके बारे में आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसमें बस यही बताया गया कि भाई आपका कोरोना वायरस का B.1.617 फैल रहा है, और ये जो B.1.617 है, जिसको बहुत सारे लोग इंडियन वेरिएंट बोलते हैं, हालांकि WHO ने इसको इंडियन वेरिएंट नहीं बोला है, और भारत सरकार ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को बोल रखा है कि इसको इंडियन वेरिएंट मत बुलाएं, इसको B.1.617 बुलाएं। अभी इसकी 3 सब स्पेशीज चल रही हैं, जिसमें B.1.617.2 सबसे ज़्यादा डेंजरस है। अभी इसके चलते क्या करना चाहिए, तो भाई यूनिवर्सल वैक्सीनेशन थोड़ा लंबा है। बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पे लॉकडाउन लगा रहे हैं। 31 मई के बाद बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है। M.K. स्टालिन साहब का ये बोलना है, जो कि चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के, कि लॉकडाउन इज नॉट द ओनली वे मूव फॉरवर्ड। हमको बाकी बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है गरीब लोगों को। तो वही रिपीटेड पॉइंट्स है जो अक्सर कर हम लोग वैक्सीनेशन को लेकर और लॉकडाउन को लेकर रोज़ के बेसिस पे बात करते रहते हैं। तो दोबारा इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं रूल्स एंड रूलर्स। यहाँ पे पुराना नियम रिवाइज हो रहा है। एक नियम आया था लगभग अभी से 3 महीने पहले, जहाँ पे सरकार ने सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कुछ, आप कह सकते हो, प्रोविजंस रिलीज किए थे। इस प्रोविजंस के चलते जितनी भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, उनको कुछ काम करने को बोला गया था। उनको बोला गया था कि आप चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करो, नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करो, ठीक है ना। ये नोडल ऑफिसर्स लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से और ग्रीवेंस ऑफिसर से बात करेंगे। अगर किसी को भी फेसबुक पे या फिर किसी और सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के पोस्ट पे कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ पोस्टेड दिखती है, तो उसको अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट किया जा सकता है। अभी इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई सी होती नजर आ रही है, जिसके 2 एग्जांपल्स दिए गए। एक तो ट्विटर ने बीजेपी के फंक्शनरीज के मैसेजेस को मैनिपुलेटेड मीडिया मार्क कर दिया। उसके चलते सरकार ने ट्विटर को एक नोटिस इशू किया। ट्विटर ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। फिर अगर बात की जाए व्हाट्सएप से, तो सरकार व्हाट्सएप को बोल रही है कि आपकी ये प्राइवेसी पॉलिसी गलत है, इसको विड्रॉ करो। ट्विटर ये व्हाट्सएप बोल रहा है कि भाई हमारी प्राइवेसी पॉलिसी कैसे गलत है, ठीक है ना, बाकियों की प्राइवेसी पॉलिसी भी तो ऐसी है, तो जैसी बाकियों की प्राइवेसी पॉलिसी वैसी हमारी है, तो हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है। ये व्हाट्सएप वाला मुद्दा, ये ट्विटर वाला मुद्दा, और ये जो नियम कानून लाए गए तो सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ये मैं लगातार अपने करंट अफेयर्स में कवर कर रहा हूँ। तो जो लोग मेरे करंट अफेयर्स लाइन्स में देख रहे हैं, उनको इन सारे मुद्दों के बारे में पता है। तो ऑथर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट दे रहा है। बैलेंस्ड व्यू पॉइंट क्या है
कि पहली बात तो अगर कोई कॉम्प्लायंस करने को बोल रही है सरकार इन सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को, तो सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को कॉम्प्लायंस करना चाहिए, उसको स्टोन वॉल करना सही नहीं है, उस कॉम्प्लायंस के खिलाफ दीवार खड़ी करनी, रोकना सही नहीं है, क्योंकि सरकार से बहुत ज़्यादा आप लड़ नहीं पाओगे। दूसरी बात, सरकार को भी इन सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के जो सारे इश्यूज़ हैं, जो सारे कंसर्न्स हैं, उसको बारे में सोचना चाहिए। तो दोनों तरफ से एक बैलेंस व्यू पॉइंट दिया गया है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। इस आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं, वैक्सीनेशन इज अवर ओनली वेपन। कहानी के फॉर्म में इंडिया के वैक्सीनेशन स्टैटिस्टिक्स में आपको बताऊंगा। साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई ये जो सरकार की पॉलिसी चल रही है कि अगस्त से दिसंबर 2021 में 2 बिलियन डोजेस बनाई जाएंगी, ये पॉलिसी कहीं ना कहीं फेल हो जाएगी। ऑथर ऐसा बोल रहा है। ऑथर ये बोल रहा है कि आपको 5 से लेके 6 हफ्ते का टारगेट लेके चलना है, ना कि 5 महीने का टारगेट लेके चलना है। 5 महीने में तो जाना, ये वायरस कितना फैल जाएगा, कितना म्यूटेट होकर कितने नए नए वर्जन्स बना देगा। ज़रूरी ये है कि लोगों के अंदर इम्यूनिटी आए, और इम्यूनिटी दो ही तरीके से आ सकती है, या तो वो इन्फेक्ट हो जाए कोरोना वायरस से, उनके अंदर नेचुरल इन्फेक्शन आ जाए, या फिर उनके अंदर वैक्सीन डाल के नेचुरल इन्फेक्शन ले आओ, मतलब वैक्सीन डाल के इन्फेक्शन ले आओ, वो सॉरी इम्यूनिटी ले आओ। तो या तो वो इन्फेक्ट हो गए कोरोना वायरस से, ऑटोमेटिकली नेचुरल इम्यूनिटी आ गई। दूसरा कि भाई कोरोना वायरस की वैक्सीन लगा दी, उससे इम्यूनिटी आ गई। तो ये दो प्रकार की इम्यूनिटी ही लोगों को स्ट्रांग कर सकती है। और यहाँ पे एक और बात बोल रहा है ऑथर कि भाई ये जो वैक्सीनेशन की आप स्ट्रेटजी बना रहे हो कि अगस्त से दिसंबर 2021 में 2 बिलियन डोजेस बनाएंगे, ये स्ट्रेटजी इसलिए भी सही नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार वैक्सीनेट करना है। आगे आने वाले समय में और म्यूटेंट आएंगे, उन म्यूटेंट के लिए आपको कहीं ना कहीं दवाइयाँ बदलनी पड़ेंगी, और उसके चलते आगे भी हो सकता है कि कुछ नई दवाइयाँ बना के कुछ नए वैक्सीनेशन कराने पड़ जाएं। तो इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। बाकी चेन्नई में जो कोरोना वायरस से लेकर डेथ्स हुई, इनको इंटरप्रेट किया गया है। और ऑनलाइन क्लासेस, अभी चेन्नई वाला आर्टिकल चेन्नई स्पेसिफिक है, तो आप पढ़ लीजिएगा। और ऑनलाइन क्लासेस के यहाँ पे प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, जो कि हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो अलग से मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं करूँगा। तो ये आर्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले पैलेस्टीन का मुद्दा, बट उससे पहले सेल्फ प्रमोशन। वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया कर दीजिए। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबाइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप अपने डाउट्स भी भेज सकते हैं मुझे, जो भी आपके डाउट्स होंगे। अगर मुझे इनफ इंपॉर्टेंट लगे तो मैं उनके ऊपर वीडियोस बना के अपने व्यूअर्स के सामने अपलोड करूँगा, ताकि वो भी उससे बेनिफिट कर सके। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए और मेरे बाकी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द होल प्रीमाइस ऑफ द टू स्टेट सॉल्यूशन इज रॉन्ग, प्रोवाइडिंग इजराइल द इम्यूनिटी टू कंटिन्यू द एथनिक क्लेंसिंग। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो पिछले 50 सालों से बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कि पैलेस्टीन के मुद्दे में बात करते हैं, कंट्रीज बात करती हैं, उनको लगता है कि जो पैलेस्टीन की प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, और तरीका ये है कि टू स्टेट सॉल्यूशन। टू स्टेट सॉल्यूशन मतलब कुछ इलाका इसराइल को दे दो, कुछ इलाका पैलेस्टीन के लोगों को दे दो, और सब लोग यहाँ पे आराम से रहेंगे। ठीक है भाई। फिर यहाँ पे क्या बताया गया, द आइडिया ऑफ पार्टीशनिंग पैलेस्टीन बिटवीन द सेटलर मूवमेंट ऑफ जियोनिज्म, जियोनिज्म मतलब यहाँ पे ज्यूज की बात हो रही है, लेटर द स्टेट ऑफ इजराइल एंड द इंडिजिनस पॉपुलेशन ऑफ पैलेस्टीन इज नॉट न्यू। मतलब कि ओवरऑल जहाँ पे हिस्टोरिकल पैलेस्टीन था, उस पूरे इलाकों को दो भागों में बांट दो। एक जगह पे जियोनिज्म यानी कि इजराइल के ज्यूज लोग, और दूसरी जगह पे इंडिजिनस पॉपुलेशन ऑफ पैलेस्टीन। तो ऐसे दो हिस्से बांट दो और लोगों को अपने अपने इलाके एलोकेट कर दो। ये आइडिया अभी लेटेस्ट नहीं है, ये आइडिया पहली बार ब्रिटिशर्स ने 1937 में दिया था, और उसी समय पे पैलेस्टीनियंस ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था। अब आप समझिए, 1937 में ये जो जियोनिस्ट मूवमेंट था वो 50 साल पुराना था। ओके। और आपको पता था कि ब्रिटिश उस समय पे कॉलोनियल पावर थी, और ब्रिटेन दुनिया भर में राज कर रही थी। तो ब्रिटेन बहुत लंबे समय से, ब्रिटेन से ये जो ज्यूज लोग थे वो अपने लिए रहने की जगह मांग रहे थे। इन ज्यूज लोगों के खिलाफ काफ़ी अत्याचार हुआ है, ये बात आप जानते ही हो। 1939 से लेकर 1945 तक अगर आप बात करोगे तो भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने कितने ज्यूज को मारा है आप जानते हो। फाइनली 1948 में ब्रिटिशर्स ने इस पैलेस्टीन में से एक छोटी सी जगह निकाल के, चंक निकाल के, इन ज्यूज को बोला कि भाई तुम ठीक है यहाँ पे सेटल हो जाओ। ओके। अब समझिए बात को, ज्यूज को पैलेस्टीन के इलाके में सेटल करना ये इस प्रकार का था। मतलब इसको कंपैरिजन कर रहा है ऑथर यहाँ पे कैसे, कि अगर आप इंडिया में दो भागों में बांट दो, और इंडिया के दो भागों में एक भाग को बोलो कि ये ब्रिटिश कंट्रोल है, और एक भाग को बोलो कि ये इंडिया कंट्रोल है। कुछ इस प्रकार का यहाँ पे हुआ पैलेस्टीन में।
पैलेस्टीन को दो भागों में बांटा गया, एक बोला गया पैलेस्टीनियंस के लिए और दूसरा ब्रिटिश रूल, मतलब कि ब्रिटिशर्स ने अपने बिहाफ पे वहाँ पे ज्यूज को सेटल कर दिया। तो अगर इस प्रकार का सोल्यूशन 1930s और 1940s में ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया में दिया जाता या फ्रेंच अल्जीरिया में दिया जाता, उस समय पे अल्जीरिया एक फ्री कंट्री नहीं था, उसके ऊपर फ्रांस का राज था, तो अल्जीरिया को दो भागों में बांट देते और बोल देते कि एक लोकल पॉपुलेशन और एक जगह पे फ्रांस राज करेगा, तो क्या ये चीज़ चल पाती? ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ नहीं चल पाती। तो अगर आपने इसको पैलेस्टीन में इम्प्लीमेंट किया है तो पैलेस्टीन में प्रॉब्लम्स आनी ही थी और प्रॉब्लम आ ही रही है यहाँ पे, ठीक है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। अब देखिए हुआ ये कि आप देखो, when even the decolonization was achieved in India in 1947, not only the British but also the so-called civilized world through the United Nations insisted that the Palestinians should give half of their home loan to the settler movement of Zionism. The Palestinians attempted to convince the international community that the problem was not only about dispensing with half of their homeland, but that the settler movement of Zionism would not be content with just half of the country. क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि भाई 1947 के लगभग, 1947-1948 के लगभग यूनाइटेड नेशंस और कहीं ना कहीं ब्रिटेन पैलेस्टीनियंस के ऊपर ये प्रेशर डाल रहा था कि जो आपके इलाके में ज्यूज आके सेटल हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको वहाँ पे रहने दीजिए, कहीं ना कहीं थोड़ा इलाका आप उनको दे दीजिए। पैलेस्टीनियंस ने उस समय पे बोला कि यहाँ पे बात सिर्फ इलाका और ज़मीन देने की नहीं है, बात यह है कि ये जो जियोनिस्ट मूवमेंट, ये सेटलर मूवमेंट, और सेटलर मूवमेंट्स क्या करते हैं कि वो साथ वालों को आराम से रहने नहीं देते। तो पैलेस्टीनियंस ने बोला है कि अगर ये ज्यूज यहाँ पे टिक गए तो ये हमें रहने नहीं देंगे और ये हमको यहाँ से निकाल देंगे, ये हमारे खिलाफ अत्याचार करेंगे, ऐसा उस समय पे पैलेस्टीनियंस ने बोला और एक्चुअली में बाद में ऐसा हुआ भी है। पैलेस्टीनियंस ने यहाँ पे जो बोला वो 9 महीने के अंदर ही सही होता नजर आया। पता चला कि भाई पैलेस्टीन के 80% हिस्से को कब्जा लिया यहाँ पे नए जो स्टेट्स ने और एथिकली क्लेंजिंग की। यहाँ पे एथिकली क्लेंजिंग मतलब कि 1 मिलियन पैलेस्टीनियंस को या तो मार दिया या फिर उनको अपने इलाकों से बाहर निकाल दिया, वो भागते हुए या तो इजिप्ट में चले गए या जॉर्डन में चले गए या आसपास की कंट्रीज में जाके वो सेटल हो गए, सीरिया वगैरह चले गए। लगभग आधे पैलेस्टीनियन विलेजेस को डेमोलिश कर दिया गया। 9 महीनों में इस सेटलर मूवमेंट ऑफ इजराइल ने, ज्यूज ने पैलेस्टीन की धरती को हिला के रख दिया, लोगों के खिलाफ अत्याचार किया, बहुतों को मार दिया, बहुतों को उनकी जमीन से बाहर निकाल दिया। और इस बात को पैलेस्टीनियंस ने नकबा कहा है, जिसको कैटास्ट्रॉफ भी बोला जाता है। अब ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, आई कैन नॉट कमेंट ऑन द जेन्युइननेस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, बट कहीं ना कहीं ऑथर ने लिख रखा है। तो नकबा पैलेस्टीन में क्या बोला जाता है कि 9 महीनों के अंदर इजराइल के ज्यूस ने जो अत्याचार किए पैलेस्टीनियंस के ऊपर, इसको यहाँ पे बोला गया नकबा। 9 महीनों में 10 मिलियन पैलेस्टीनियंस को यहाँ पे एथिकली क्लेंस कर दिया गया, इनके इलाकों से या तो निकाल दिया गया या मार दिया गया। फिर आगे बात करते हैं, बचा हुआ जो पैलेस्टीन था उसको 1967 में कब्जा लिया इजराइल ने। यहाँ पे 3 लाख पैलेस्टीनियंस को फिर से उन्होंने एक्सपेल किया। अब बात यहाँ पे ये है कि 1948 की तरह मैसिव एथनिक क्लेंजिंग नहीं हो सकती, क्योंकि अब इंटरनेशनल प्रेशर आ जाएगा, कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियन कॉज के बारे में दुनिया भर की कंट्रीज को पता है। तो यहाँ पे इजराइल ने इंक्रीमेंटल एथनिक क्लेंजिंग की। इंक्रीमेंटल एथनिक क्लेंजिंग क्या होता है कि धीरे धीरे करके जिस जगह पे ये अरब्स पैलेस्टीनियंस रह रहे थे, पैलेस्टीनियंस एक्चुअली में अरब्स ही हैं, तो जिन जगहों पे ये पैलेस्टीनियंस रह रहे थे, धीरे धीरे करके उन जगहों से पैलेस्टीनियन को निकाला और वहाँ पे ज्यूज को सेटल किया। और ये जो पैलेस्टीनियंस निकाले जा रहे थे, या तो ये रिफ्यूजी कैंप में ठूस दिए गए और कुछ पैलेस्टीनियंस को लगा कि भाई ऐसे रिफ्यूजी कैंप्स में नहीं लगेंगे, तो वो पास के जॉर्डन, इजिप्ट और सीरिया जैसी कंट्रीज में भाग गए। आज के डेट में पैलेस्टीन की बहुत बड़ी आबादी जॉर्डन में, इजिप्ट में, सीरिया में रहती है। वो लगातार डिमांड करते हैं दुनिया से कि हमको अपने होमलैंड पैलेस्टीन के पुराने हिस्सों में जाना है जो इजराइल के कंट्रोल में, बट इजराइल उनको वापस नहीं आने देता है। इजराइल बोलता है कि हमारा इलाका है, यू आर नॉट वेलकम हेयर। और रिसेंटली अभी जो वायलेंस हुआ है आपका अल-अक्सा मॉस्क के पास, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि ईस्ट जेरूसलम में एक नेबरहुड है जिसका नाम है शेख जर्रा नेबरहुड। इस शेख जर्रा नेबरहुड में बहुत सारे पैलेस्टीनियंस रहते हैं, तो ज़बरदस्ती ये जो ज्यूज़ हैं वो बहुत सारे पैलेस्टीनियन फैमिलीज़ को वहाँ से निकाल रहे हैं और ज़बरदस्ती ज्यूज़ को वहाँ पे सेटल कर रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, इस प्रकार की अगर आप एक्टिविटी करोगे तो वायलेंस तो यहाँ पे होगा ही होगा। फिर बहुत सारे रिलीजियस जील थी, ये जो जियोनिस्ट क्राउड था वो भाई नारे लगा लगा के मुस्लिम नेबरहुड्स में से निकलते थे। तो इस प्रकार की चीज़ों में तो देखिए लड़ाई हो ही जाएगी और लड़ाई वहाँ पे हुई है। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये है कि जो जियोनिस्ट गोल है, क्या जियोनिस्ट गोल है? तो भाई बेसिकली पैलेस्टीन के हिस्टोरिकल इलाके में जियो स्टेट को स्टैब्लिश करने का जो पुराना जियोनिस्ट गोल है, इसके लिए इंक्रीमेंटल
क्लेंजिंग को रिजॉर्ट किया है कहीं ना कहीं किसने, आपका इसराइल ने, या फिर कह लीजिए जियोनिस्ट मूवमेंट ने। यहाँ पे आप देखोगे कि एक समय था जब पूरे वेस्ट बैंक पे और पूरे गाजा पट्टी के ऊपर इसराइल का कब्जा हो गया, लेकिन वेस्ट बैंक में और गाजा पट्टी में एक बहुत बड़ी आबादी रहती है पैलेस्टीन की, और इसराइल की अगर आप आबादी देखोगे और इस गाजा पट्टी की और पैलेस्टीन की आबादी देखोगे तो कहीं ना कहीं पैलेस्टीन वाले लोगों की आबादी ज़्यादा है। हालांकि पिछले कई सालों में इसराइलीज ने अपनी आबादी को भी बहुत बढ़ाया है। अभी इसके चलते यहाँ पे आप देखोगे कि हुआ क्या कि जो इलाके यहाँ पे डायरेक्टली इसराइल के कंट्रोल में थे, ज्यूज के कंट्रोल में थे, वहाँ पे जो पैलेस्टीनियंस रहते थे उनके खिलाफ बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से अत्याचार होना शुरू हुआ, और उस अत्याचार में कहीं ना कहीं इन ज्यूज को, इन पैलेस्टीनियंस को काफ़ी परेशान किया गया है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक नक्शा दिखाऊं, नक्शे से चीज़ें आपको थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आप देखिए, आपको इसराइल का नक्शा नज़र आ रहा है, इस तरफ पे आपको ये गाजा पट्टी नज़र आ रही है और इधर आपको ये वेस्ट बैंक नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो इलाका है इतना जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये गोलान हाइट्स है, जो कि सीरिया का छीन के बैठा है कौन, इसराइल। तो अब ये गोलान हाइट्स भी कहीं ना कहीं इसराइल का ही हो गया। अब इस वेस्ट बैंक के मैप को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको वेस्ट बैंक का मैप नजर आ रहा है। इस वेस्ट बैंक के मैप में ये जो लाल लाल रंग का इलाका दिखाया जा रहा है ना, ये लाल लाल रंग का इलाका है आपका एरिया सी, और इस एरिया सी के ऊपर पूरी तरीके से इसराइल का कब्जा है। और बीच में जहाँ पे आपको व्हाइट व्हाइट रंग का इलाका दिख रहा है, यहाँ पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी काम करती है। तो वो जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसके महमूद अब्बास हैं, वो बेसिकली इसी इलाके की अथॉरिटी है। तो अब पैलेस्टीन की भी एक प्रॉब्लम है, इनका खुद का मूवमेंट आपस में बटा हुआ है। वेस्ट बैंक में जो व्हाइट रंग का इलाका है, यहाँ पे जो अथॉरिटी चलती है, इसकी पॉलिटिकल पार्टी है फतह। और अगर आप गाजा पट्टी में चले जाओ तो यहाँ पे जो अथॉरिटी चलती है उसकी मतलब कमान है हमास के हाथ में, और हमास की और फतह पार्टी की भी आपस में नहीं बनती है। ये जो महमूद अब्बास हैं आपके फतह पार्टी के, इनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है कहीं ना कहीं बाकी कंट्रियों से। जैसे अभी रिसेंटली गाजा पट्टी में जब क्राइम हुआ, तब जो बाइडेन ने बोला कि भाई गाजा पट्टी में जो भी तबाही हुई है उसको ठीक करने में हम मदद देंगे, लेकिन हम मदद महमूद अब्बास को देंगे, हमास को नहीं देंगे, क्योंकि हमास को तो कहीं ना कहीं यूएसए रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, ठीक है। थोड़ा वापस हिस्ट्री में जाते हैं। टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में पहली बार राय कब दी गई? टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में पहली बार राय दी गई 1980s में। 1980s में जो लिबरल जियोनिस्ट थे, लिबरल जियोनिस्ट मतलब वो ज्यूज जो थोड़ा बहुत पैलेस्टीनियंस को अथॉरिटी देना चाहते थे, और यूएस ने 1980s में बोला कि एक काम करते हैं, टू स्टेट सॉल्यूशन लेके आते हैं। और टू स्टेट सॉल्यूशन में क्या बोला गया कि भाई कुछ इलाके पैलेस्टीनियंस को यहाँ पे एलोकेट कर देंगे, और वहाँ पे पैलेस्टीनियंस अपना काम करेंगे, इसराइल जिस इलाके में, इसराइल वहाँ रहेगा। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि चलो ठीक है भाई, इसको ही कर लेते हैं, कुछ तो मिलेगा इलाका, कुछ नहीं से कुछ अच्छा, क्योंकि पूरी तरीके से इसराइल को हटा पाना अब इम्पॉसिबल था, ये पैलेस्टीन वाले भी जानते थे। तो 1993 में पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ओस्लो अकॉर्ड्स पे साइन कर दिया। कहीं ना कहीं इससे थोड़ी बहुत ताकत इसराइल के पास जा रही थी, बट थोड़ी बहुत पैलेस्टीन के पास वापस भी आ रही थी। लेकिन ये जो लिबरल जियोनिस्ट थे, जो कि थोड़ा बहुत आपकी ताकत देना चाहते थे पैलेस्टीनियंस को, इनकी ताकत कम होने लगी जब बेंजामिन नेतन्याहू पावर में आएंगे 2009 में। बेंजामिन नेतन्याहू फिर से कंजर्वेटिव मोड में आ गए, और फिर से जो इजरायली डोमिनेंस था, जो जूइश डोमिनेंस था पैलेस्टीनियन के इलाके के ऊपर, इसको कहीं ना कहीं वो लगातार इंप्लीमेंट करने पे ऊपर उतर आए। तो आप देखोगे कि वेस्ट बैंक के टेरिटरीज को दो भागों में बांटा गया है, गाजा पट्टी को दो भागों में बांटा गया है। अब अगर आप गाजा पट्टी की बात करो तो गाजा पट्टी के एक इलाके में भी कहीं ना कहीं ज्यूज को सेटल किया गया, लेकिन पता चला कि गाजा पट्टी के बाकी पैलेस्टीनियन इन ज्यूज को रहने ही नहीं दे रहे हैं, तो वहां से फिर उन ज्यूज को रिलोकेट कर लिया गया। और उसके बाद आप देखोगे कि कहीं ना कहीं गाजा पट्टी में एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत डोमिनेंट हो गया है, हमास। और इस हमास ऑर्गेनाइजेशंस को कहीं ना कहीं ये जो गाजा पट्टी की पॉपुलेशन है उसने सपोर्ट किया है, क्योंकि गाजा पट्टी की पॉपुलेशन इस बात को जानती है कि ओस्लो अकॉर्ड्स में हमारे साथ धोखा हुआ है, ये पैलेस्टीनियन कॉज के लिए कोई भी दुनिया भर की कंट्री इसराइल के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रही, तो इन्होंने भी हमास ग्रुप को सपोर्ट दे दिया। हमास ग्रुप कहीं ना कहीं दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज के हिसाब से एक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, बट कहीं ना कहीं वो पैलेस्टीन की एग्जिस्टेंस के साथ एसोसिएटेड पाया जाता है, इसलिए गाजा पट्टी के लोग हमास को सपोर्ट देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जब अलक्सा वायलेंस हुआ था और उसके बाद गाजा पट्टी से जब हमास ने रॉकेट फायर करने शुरू किए, तब गाजा पट्टी के लोग डर गए थे। गाजा पट्टी के लोग हमास के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि आप रॉकेट फायर मत करो, लेकिन उन्होंने नहीं माना, क्योंकि गाजा पट्टी के लोग भी जानते हैं कि जब इसराइल बैकफायर करेगा तो नॉर्मल सिविलियंस ज़्यादा मरेंगे, ठीक है। तो हमास ने कहीं ना कहीं गाजा पट्टी की पॉलिटिक्स के ऊपर कंट्रोल सा कर लिया है, और एक फंडामेंटलिस्ट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वायलेंस को रिजॉर्ट करता है। अब अगर आप यहाँ पे एक बार को नक्शा देखो इसराइल का,
ये जो आपका गाजा पट्टी है ना, ये थोड़ा सा एडवांटेजेस पोजीशन में है व्हेन इट कम्स टू पैलेस्टीनियन सेटलमेंट्स इन वेस्ट बैंक। अगर आप वेस्ट बैंक में देखोगे तो अगर आप ये व्हाइट रंग के सेटलमेंट्स देखो तो ये जो व्हाइट रंग के सेटलमेंट्स है ना, ये चारों तरफ से इजरायली सेटलमेंट से घिरे हुए हैं। इजराइल की फोर्सेस ये लाल वाले सेटलमेंट में बैठी हैं। अब इन व्हाइट रंग के सेटलमेंट्स के पास ना ही कोई समुंदर का एक्सेस है, ना ही किसी दूसरी कंट्री का एक्सेस है, तो बहुत आसान होगा इजरायलीज के लिए इन इलाकों में घुस के लोगों को मारना, पीटना, शांत करना। समझ गया बात को। वहीं पे अगर आप गाजा पट्टी को देखोगे तो गाजा पट्टी के पास मेडिटेरेनियन सी का एक्सेस है, ठीक है ना। गाजा पट्टी मेडिटेरेनियन सी के थ्रू अपनी सप्लाईज मंगवा सकता है, हालांकि उसको भी इजराइल रोकने की कोशिश करता है। तो एरिया वाइज देखा, अगर लोकेशन वाइज देखा जाए तो कहीं ना कहीं गाजा स्ट्रिप इज इन अ मोर एडवांटेजेस पोजीशन व्हेन कंपेयर टू वेस्ट बैंक। इसीलिए हमास इतनी ताकत से इजराइल के अगेंस्ट एक्ट कर पाता है, और ये जो वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन इलाके हैं वो कहीं ना कहीं उनको दब के रहना पड़ता है, क्योंकि वेस्ट बैंक वाले जो इलाके हैं ना वो चारों तरफ से इजराइल से घिरे हुए हैं। और रिसेंटली अगर आपको याद होगा, अभी यूएई के साथ ऑफिशियल रिश्ते स्थापित करने से पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला था कि हम एनेक्स कर रहे हैं एरिया सी की टेरिटरीज को। एनेक्स कर रहे हैं एरिया सी की टेरिटरीज मतलब कि ये जो लाल रंग की टेरिटरीज हैं, यहाँ पे जो एरिया सी बताया जा रहा है, इन टेरिटरीज में इजराइल का कब्जा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ज्यूज रहते हैं, पैलेस्टीनियंस भी हैं, बट उन पैलेस्टीनियंस को दबा के रखा जाता है। अब इस लाल रंग का इलाका जो कि इस पूरे वेस्ट बैंक का 60% है, बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि हम इसको एनेक्स कर लेंगे। एनेक्स मतलब इसको ऑफिशियली इजराइल का पार्ट बना लेंगे। तो बहुत इंटरनेशनल प्रेशर आया। एनेक्स करो चाहे ना करो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ऑलरेडी ये इलाके इजराइल के कंट्रोल के अंदर ही हैं, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो जो पॉलिटिक्स है उस पूरे के पूरे इलाके की, वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स सी है, खिचड़ी सी यहाँ पे पकी हुई है। और ऐसा भी बताया जाता है कि जो एरिया सी का इलाका है जहाँ पे ज्यूज का कब्जा है, यहाँ पे पैलेस्टीनियंस के खिलाफ बहुत किस्म के अत्याचार, बहुत किस्म की प्रॉब्लम्स करी जाती हैं। तो एंड में यहाँ पे समेशन, और आप कह सकते हो कि एंड में यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन क्या दे रहे हैं ऑथर। फाइनल कंक्लूजन ऑथर का ये है कि जो भी ये चीज़ की शुरुआत हुई थी 1937 के बाद, जब बातचीत होनी शुरू हुई थी, और 1948 में जब ब्रिटेन ने बोला था कि इस इलाके को 2 भागों में बांटा जाएगा, एक भाग में पैलेस्टीनियन और एक भाग में ज्यूज, उस समय पे पैलेस्टीनियंस ने जो बात बोली थी कि जो नए सेटलर्स हैं हमको जिंदा नहीं रहने देंगे, हमारे इलाके में घुसेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। और 1980s के बाद ये जो 2 स्टेट कॉन्सेप्ट बोला जा रहा है यूएसए के द्वारा कि भाई कुछ इलाका पैलेस्टीन का और कुछ इलाका इजराइल का, ये भी सिर्फ बोलने भर के लिए है, क्योंकि इजराइल किसी भी हाल में इलाका नहीं लेने देगी इन पैलेस्टीनियंस को। जो इलाके इजराइल कंट्रोल नहीं कर सकती थी वो उसने छोड़ दिए। जैसे कि गाजा पट्टी की बात करिए तो गाजा पट्टी में मिलियंस में पैलेस्टीनियंस रहते हैं, और मिलियन पैलेस्टीनियंस को आप एथिकली क्लेंस तो कर नहीं सकते हो, मार तो सकते नहीं हो हिटलर की तरह, क्योंकि मारोगे तो दुनिया भर की कंट्रीज आपके ऊपर अटैक कर देंगी। तो एक छोटी से गाजा पट्टी में उन पैलेस्टीनियंस को क्रैम्प कर दिया इसराइल ने, और उनको लगा कि ये शांत रहेंगे, लेकिन शांत वो रह नहीं रहे। हमास वहाँ पे कच्चा खासा मिलिटेंट ग्रुप है, तो अभी लड़ाई में हमास का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, फिर से हमास उठेगा, फिर से अटैक करेगा इसराइल के ऊपर, तो ये सब चलता रहेगा। बट कहीं ना कहीं इसराइल ने अपना जो एनेक्सेशन है जिस हद तक स्ट्रांग था उस हद तक वो ऑलरेडी स्ट्रांग कर चुके हैं, और बहुत मुश्किल ही है कि आगे आने वाले समय में ट्रू सेंस में कभी 2 स्टेट आ पाएगा, कभी भी 2 स्टेट नहीं आ पाएगा, क्योंकि रीजन बीइंग इस पूरे के पूरे इलाके पे इसराइल अपनी डोमिनेंस को स्थापित रखने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं slowing the pace of India's mucormycosis threat. The experience of oncologists who rely on steroid-based protocols offer lessons in preventing and managing cases. Oncologist मतलब जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए तो म्यूकोरमाइकोसिस की बात करें तो भाई अलार्मिंग राइज है इंडिया में। एक रेयर फंगल इन्फेक्शन होता है, तो वो पर्सन्स जो कोविड-19 जिनको हुआ है वो रिकवर कर रहे हैं या बहुत सारे स्टेरॉइड्स उन्होंने खा लिए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। और ये होना ही था, क्योंकि जिस प्रकार से डेक्सामेथासोन जैसी दवाइयाँ, स्टेरॉइड्स जैसी दवाइयाँ लोगों को प्रिस्क्राइब की जाती हैं, तो भाई आउट ऑफ द टर्न इंडिया में स्टेरॉइड्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो सीवियर केसेस ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस तो यहाँ पे होने ही थे। जिन लोगों का कैंसर का इलाज चलता है, स्टेरॉइड्स जिनको दिए जाते हैं, बहुत सारे कीमोथेरेपी चलती है, वो लोग भी कहीं ना कहीं म्यूकोरमाइकोसिस के रिस्क पे होते हैं। और यहाँ पे आपको देखो कि कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, जहाँ पे म्यूकोरमाइकोसिस बहुत फैल रहा है। इन्होंने नोटिफिएबल डिजीज बोल दिया है म्यूकोरमाइकोसिस को अंडर एपिडेमिक डिजीज एक्ट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूकोरमाइकोसिस इंडिया में कोविड-19 से पहले था नहीं, बिल्कुल था, ठीक है ना। जब आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होती है,
जब आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तब म्यूकोरमाइकोसिस आपको हो सकता है। कोविड-19 में इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। म्यूकोरमाइकोसिस के इन्फेक्शन की बात की जाए तो करंट फंगल इन्फेक्शन रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में पर 1 लाख पर्सन 14 म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस पाए जाते हैं, जो कि बाकी कंट्रीज के रिस्पेक्ट में 70% ज़्यादा है। अगर आप क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन में छपी हुई रिपोर्ट पढ़ोगे तो इंडिया के जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, उन टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में ऑन एन एवरेज पिछले 21 महीनों में हर हॉस्पिटल में 40 केसेस म्यूकोरमाइकोसिस के पाए गए हैं। मतलब म्यूकोरमाइकोसिस ठीक ठाक डोमिनेट कर रहा है। और अभी आपको पता है कि भाई कोविड 21 महीनों से नहीं फैल रहा है। अगर बात की जाए कोविड के फैलने का समय, तो मान लीजिए पिछले जनवरी से कहीं ना कहीं फैलना शुरू हुआ, मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा, तो मार्च से लेकर अब तक कितने महीने हो चुके हैं, अप्रैल मई को भी जोड़ दो तो लगभग 14-15 महीने हो चुके हैं। और पिछले 21 महीने का एवरेज बताया जाता है 40 केसेस ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस का। काफ़ी बाद में जो कोविड-19 से भी बहुत सारे म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस आए हैं। कहने का मतलब ये कि पहले भी म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस एग्जिस्ट करते थे। तो ये बोल देना कि सिर्फ कोविड-19 की वजह से म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है, ये गलत है। प्लस एक बात और याद रखिए, म्यूकोरमाइकोसिस इज नॉट अ ट्रांसमिसिबल डिजीज। ये कोविड-19 की तरह फैलता नहीं है। जिन लोगों में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, ठीक है ना, जो लोग कैंसर्स के इलाज के चलते कीमोथेरेपी ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादा देखने जा रहा है। म्यूकोरमाइकोसिस होता कहाँ है? तो भाई राइनोसेरेब्रल इन्वॉल्वमेंट है इसका, नोज पे, पैरानेजल साइनसेस में, आईज में, ब्रेन्स में, पुलमोनरी इन्वॉल्वमेंट भी है। तो ये म्यूकोरमाइकोसिस वाला जो फंगस है वो आपको निमोनिया भी कर सकता है। और अगर आपका ब्लड शुगर लेवल रेज्ड है तब कहीं ना कहीं ये म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। लैंसेट के हिसाब से इंडिया में द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग विद डायबिटीज़ 2016 में 6.5 करोड़ लोग इंडिया में हैं जिनको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ की सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस देखने को मिलती है तमिलनाडु, केरला, दिल्ली में। 20 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं इंडिया में, उनके डायबिटीज़ का परसेंटेज देखा जाए तो 1990 में 20 साल से ज़्यादा की जो आबादी है इंडिया में, उसमें 5.5% लोगों को डायबिटीज़ था। 2016 आते आते 20 साल से ज़्यादा की आबादी वाले लोगों में 7.7% लोगों को डायबिटीज़ है। और जितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डायबिटीज़ के प्रति सक्सेप्टेबल होगी, उतना ही वो लोग म्यूकोरमाइकोसिस के प्रति भी सक्सेप्टेबल होंगे। और उनकी ये वल्नरेबिलिटी तब और बढ़ जाती है जब वो हैवी स्टेरॉइड्स पे आ जाते हैं, जब वो हैवी दवाइयों पे डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। ओके। और कहीं ना कहीं जो कोविड-19 का ट्रीटमेंट है ये भी इस प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है। एक लैब स्टडी पब्लिश हुई है नेचर मेटाबॉलिज्म में, ये बोलती है कि SARS-CoV-2 कैन पोटेंशियली मल्टीप्लाई इन पैनक्रियाटिक सेल्स एंड कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल्स इन कोविड-19। तो भाई SARS-CoV-2 के चलते पैनक्रियाटिक सेल्स बढ़ सकती हैं, ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं। अब स्टेरॉइड्स तो देने ही पड़ेंगे, जहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा सीवियर हैं वहाँ पे दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। और उन दवाइयों के चलते कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स की इम्यूनिटी है वो खतरे में आ जाती है। कौन कौन से स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं कोविड-19 में? तो डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन और प्रेडनिसोन, इस प्रकार के जो स्टेरॉइड्स हैं वो आपकी इम्यूनिटी के लेवल को कहीं ना कहीं बढ़ा देते हैं। और अगर एक बार आपको म्यूकोरमाइकोसिस हो गया तो हाई मॉर्बिडिटी और हाई मोर्टेलिटी के चांसेस है। मतलब जो म्यूकोरमाइकोसिस से सफ़र कर रहा है एडवांस स्टेजेस से, उसके काफ़ी चांसेस हैं कि उसकी मौत हो सकती है। म्यूकोरमाइकोसिस की अगर आप क्योर की बात करो तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच चाहिए इसमें, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज, सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, हेमेटोलॉजी, इंटेंसिव केयर, डर्मेटोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सबके ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि ये फील्ड से ये म्यूकोरमाइकोसिस सॉल्व नहीं होगा, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फील्ड से यहाँ पे ज़रूरत है। अब आप बोलोगे कि कोविड-19 में क्या स्टेरॉइड्स देना ज़रूरी है? देखिए, कोविड-19 में स्टेरॉइड्स देना तब ज़रूरी हो जाता है जब साइटोकिन स्टॉर्म फेज़ आ जाती है। साइटोकिन स्टॉर्म फेज़ क्या होता है? जब कोविड-19 का वायरस आपके बॉडी के अंदर पहुंचता है तो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम कोविड-19 के वायरस से लड़ता है। बट ये जो साइटोकिन स्टॉर्म फेज़ होती है वो तब होती है जब आपका इम्यून सिस्टम आपके ही शरीर के सेल को मारना शुरू कर दे। समझ गए? तो जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम आपके शरीर के सेल को मारना शुरू कर देगा तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम आपको ही कमज़ोर करने लगेगा और आपको ही मारने लगेगा अंदर से। इसको बोला जाता है साइटोकिन स्टॉर्म फेज, क्योंकि उस समय पे आपका इम्यूनिटी सिस्टम कोविड-19 के वायरस
और आपके बॉडी के सेल्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे केसेस में इस साइटोकिन स्टॉर्म फेज को दबाने के लिए, इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। और ये जो इम्यूनिटी सप्रेशन होता है, ये कहीं ना कहीं म्यूकोरमाइकोसिस को न्योता दे सकता है कि आओ भाई लग जाओ आके, क्योंकि अगर फंगस पास में है तो वो आपको इन्फेक्ट कर देगा और कहीं ना कहीं आप बीमार पड़ सकते हो, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी दब गई है। वो इम्यूनिटी जरूरी है इस फंगस को हराने के लिए, लेकिन वही इम्यूनिटी आपके सेल को भी मार रही है, तो इम्यूनिटी दबानी पड़ेगी, तो स्टेरॉइड देने पड़ेंगे। साइटोकिन स्टॉर्म फेज से आपको बचाने के लिए स्टेरॉइड देने हैं, और उसके चलते म्यूकोरमाइकोसिस कभी कभी आ जाता है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि ये स्टेरॉइड्स कोविड-19 में दिए जाते हैं। ओके, तो ये साइटोकिन स्टॉर्म फेज क्या होता है याद रखिएगा, जब आपकी खुद की इम्यूनिटी आपकी बॉडी के सेल्स को मारने लगे और कोविड-19 के वायरस और आपकी बॉडी के सेल्स के बीच का डिफरेंशिएशन ना जान पाए, इसको साइटोकिन स्टॉर्म फेज बोलते हैं। और इसके लिए, इसको टैकल करने के लिए स्टेरॉइड्स देने कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। ओके, अब म्यूकोरमाइकोसिस में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, बहुत जगहों पे काटना पीटना, आपकी आंखें निकालना, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ सकती है म्यूकोरमाइकोसिस के अंदर। ये कभी कभी इतना खतरनाक हो जाता है। बहुत ज़्यादा देखिए एंटीफ्यूगल ड्रग्स अवेलेबल नहीं है, कुछ ड्रग्स अवेलेबल हैं जैसे कि लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो एम्फोटेरिसिन बी है ये बहुत महंगी दवाई है। एक और दवाई है एम्फोटेरिसिन बी डीऑक्सीकोलेट, ये कन्वेंशनल है, सस्ती है, लेकिन इसमें टॉक्सिसिटी प्रोफाइल है। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप एम्फोटेरिसिन बी डीऑक्सीकोलेट खाते हो तो आपको किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका इलेक्ट्रोलाइट लेवल बढ़ सकता है, आपके शरीर में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब चीज़ों की कमी आ सकती है, और भी टॉक्सिसिटीज़ आपकी बॉडी में बढ़ सकती है। कुछ और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जैसे कि पोसाकेनाजोल, ईसाव्यूकोनाजोल, तो इस प्रकार की भी दवाइयाँ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मेडिसिन हैं बहुत लंबे समय तक देनी पड़ती हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, साइड इफेक्ट्स भी बढ़ते हैं, खर्चे भी बढ़ते हैं, और आपको पता है कि हर कोई इन खर्चों को अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ बताई जा रही हैं, तो मॉनिटरिंग करना यहाँ पे ज़रूरी है। तो कैसे भाई नंबर ऑफ केसेस जो हो रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस को, उसको कम किया जा सकता है? इसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि भाई कोविड-19 का इलाज अगर आप घर पे कर रहे हो तो स्टेरॉइड का यूज़ एक हेल्थ वर्कर के सुपरविजन के अंदर होना चाहिए। तो एक प्रॉपर डॉक्टर अगर आपको सजेस्ट करता है, बिना एक डॉक्टर के सजेशन के घर में भी हो तो भी स्टेरॉइड्स मत खाओ, दवाई मत खाओ, पहली चीज़ ये। दूसरी बात, अगर आप घर पे हो तो लगातार अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेज़र करते रहो, और अगर आपको लगता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करो। इंसुलिन समय समय पे लेना बहुत ज़रूरी होता है जिनको सच में ब्लड ग्लूकोज लेवल की प्रॉब्लम है। दवाई से अच्छा आप इंसुलिन ले लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जितने भी पेशेंट्स हैं और जितने भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को तो खैर देखिए पता ही होता है, जो झोला टाइप डॉक्टर होते हैं वो काम गड़बड़ करते हैं। नॉर्मल का केसेस में शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोविड-19 छोड़ दो, अगर आप ये देखो कि अगर आप अपने दांत का एक्सट्रैक्शन करवाने भी जाओगे ना किसी डेंटिस्ट के पास, तो वो डेंटिस्ट आपसे पहले पूछेगा कि क्या आपको डायबिटीज़ है। मतलब कि अगर आप हाई डायबिटीज़ चल रही है, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, तो आपका दांत तक एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि किसी भी मेडिकल प्रोसीजर या सर्जरी से पहले आपका ब्लड शुगर लेवल मेज़र किया ही जाता है, और जब आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होता है तभी वो सर्जरी परफॉर्म की जाती है। ओके, डायबिटीज़ के समय पे बॉडी बहुत वल्नरेबल होती है, सर्जरीज या इस प्रकार के जो प्रोसेसेस होते हैं मेडिकल, वो परफॉर्म आपकी बॉडी पे नहीं किए जाते। फिर ये बोला जा रहा है कि अगर कोविड-19 के चलते, साइटोकिन स्टॉर्म फेज के चलते आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो और आपको लगता है कि म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उनको तुरंत रिपोर्ट करिए। म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स में आपके फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी, एक साइड पे आई बॉल बाहर की तरफ निकलने लगेगी, ठीक है ना, विजुअल डिस्टर्बेंसेस होने सकते हैं, आपका सर दर्द होगा, वॉमिटिंग होगा, बहुत लंबे समय तक आपको बुखार आ सकता है, ठीक है, अल्सर हो सकता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो म्यूकोरमाइकोसिस का सिग्नल होती हैं, तो तुरंत इनको रिपोर्ट करिए। अब यहाँ पे आशा एक्रेडिटेड हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ जो कि गांव के लेवल पे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इनका भी प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई कहीं ना कहीं कोविड-19 से रिलेटेड जो म्यूकोरमाइकोसिस के इन्फेक्शंस होते हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं इनको अवॉइड किया जा सकता है, कहीं ना कहीं इनको इग्नोर किया जा सकता है। कोविड-19 में आदमी भड़बड़ा जाता है और ज़बरदस्ती दवाइयाँ लेने लगता है, उसको लगता है कि दवाई लेके वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये दवाइयाँ लॉन्ग टर्म में बड़ी खतरनाक हो सकती हैं, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, रूल्स एंड रूलर्स ऑन सोशल मीडिया कर्स। द गवर्नमेंट मस्ट हियर आउट द सोशल मीडिया इंडस्ट्री एंड शेड इट्स आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग। देखिए भाई, यहाँ पे बात ये कि जो नए आईटी रूल्स निकल के आए हैं सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए, वो शायद बहुत सारे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को नहीं पसंद आ रहे हैं।
एक्चुअली में 3 मंथ की गाइडलाइंस दी थी सरकार ने और 3 मंथ की गाइडलाइंस के अंदर सरकार के द्वारा रिलीज किए गए नियम कानूनों को मानना था इन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को, और ये गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करनी थी 25 मई तक। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 25 मई तक की गाइडलाइंस इंप्लीमेंट पूरी तरीके से नहीं की गई हैं। आप देखोगे नॉन कॉम्प्लियंस हो रहा है और कुछ सोशल मीडिया प्लेयर्स और गवर्नमेंट के बीच में जो चीज़ें हैं ना वो चल नहीं रही हैं। ये जो नए आईटी रूल्स आए थे वो आए थे आपके फरवरी में, ठीक है ना, और फरवरी के बाद से 3 महीने का समय दिया गया था अलग अलग सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को कि रूल्स इंप्लीमेंट करो, और बहुत सारे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज ने रूल्स को इंप्लीमेंट नहीं किया है। अब आप बोलोगे रूल्स क्या है, तो इन प्लेटफॉर्म्स को चीफ कॉम्प्लियंस ऑफिसर्स अपॉइंट करने थे, ठीक है ना। फिर भाई ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसके लिए इनको नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करने थे। ये नोडल ऑफिसर्स समय समय पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, ग्रीवेंस ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं बताई जा रही थी। फिर ये रूल ये भी बोलता है कि व्हाट्सएप जैसे जो प्लेटफॉर्म है, अगर कोई गलत मैसेज सर्कुलेट हो रहा है व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप को सरकार को ये बताना पड़ेगा कि इस मैसेज का ओरिजिन क्या है। अब आपको पता है कि व्हाट्सएप में एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मतलब क्या हो गया कि आपने मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर को एक मैसेज भेजा, एक मैसेज आपने एक यूजर ने दूसरे यूजर को भेजा, तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन ये होता है कि भाई किसने कौन सा मैसेज किसको भेजा ये उन दो लोगों के अलावा और कोई नहीं जान सकता। और अब आप यहाँ पे बात कर रहे हो कि एक मैसेज गलत सर्कुलेट हो रहा है तो उसका ओरिजिन क्या है, तो हो सकता है वो बीच बीच में 100-200 लोगों के थ्रू सर्कुलेट हुआ हो। तो ओरिजिन पता करने के लिए जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाली जो पॉलिसी है ये वॉयलेट करनी पड़ेगी व्हाट्सएप को। तो क्या व्हाट्सएप इसको वॉयलेट करेगा? लगता तो नहीं है। तो कुल मिला के जो नए रूल्स हैं वो पूरी तरीके से लागू हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सरकार को इस बात को लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि सरकार ने बिना किसी पब्लिक कंसल्टेशन के इन नियम कानूनों को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये जो आईटी रूल सरकार लेके आई, इनको इस बात पर क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि किसी भी प्रकार का पब्लिक कंसल्टेशन नहीं हुआ, ना ही किसी प्रकार का यहाँ पे लेजिस्लेटिव एक्शन हुआ। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इस प्रकार के नियम कानूनों को सरकार इंप्लीमेंट करवा रही है। तो कहीं ना कहीं लोग इस बात से नाराज हैं और कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है ये भी नाराज है। व्हाट्सएप यही तो बोल रहा है प्राइवेसी पॉलिसी को लेके कि भाई हमारे ऊपर ही प्राइवेसी पॉलिसी की नियम कानून क्यों लगा रहे हो। आपकी ये जो आपकी ऐप है कोविड-19 वाली आरोग्य सेतु ऐप, इसमें भी आप लोगों का डाटा इकट्ठा कर रहे हो, गूगल भी लोगों का डाटा इकट्ठा कर रही है। तो हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो हमसे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर इस प्रकार की कंपनीज सीधे सीधे सरकार से भिड़ेंगी और नॉन कॉम्प्लियंस करेंगी तो चीज़ें चल नहीं पाएगी। क्योंकि देखिए सरकार के पास ताकत है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया कंपनीज को कुछ हद तक तो सरकार की बात माननी पड़ेगी। अभी जो ट्विटर और सरकार वाला जो इशू चल रहा है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है। ट्विटर ने बीजेपी के कुछ पोस्टों को मैनिपुलेटेड मीडिया बोल दिया। इस बात पे सरकार ने नोटिस इशू कर दिया ट्विटर को कि तुम कैसे मैनिपुलेटेड मीडिया बोल सकते हो। दिल्ली पुलिस कंपनी ट्विटर के ऑफिस तक पहुंच गई, ठीक है। व्हाट्सएप को कहीं ना कहीं सरकार बोल रही है प्राइवेसी रूल्स को लेके। तो भाई अगर सरकार कोई अल्टीमेटम जारी कर रही है तो इन कंपनीज को कुछ हद तक तो सुनना चाहिए। यहाँ पे सीधे सीधे अगर आप सरकार की बात ना मानो, सरकार से लड़ने लगो, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये प्राइवेट कंपनी सरकार से लड़ सकती हैं तो वो है कोर्ट। चाहे आप हाई कोर्ट में चले जाओ, चाहे सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ। सरकार को अगर काउंटर करना है किसी इंडिविजुअल को या किसी कंपनी को, तो एक ही जगह वो काउंटर कर सकते हैं, वो है आपका कोर्ट में। क्योंकि सरकार के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे ये कंपनीज भी अपनी मनमानी काम नहीं कर सकती। उनको कहीं ना कहीं एक नियम कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा और वो नियम कानून कोर्ट ही है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जो ट्विटर, फेसबुक जैसी और व्हाट्सएप जैसी कंपनीज है ना, इनको पीछे से बहुत सपोर्ट है। पीछे से इनको यूएस गवर्नमेंट का सपोर्ट है। ये यूएस गवर्नमेंट, यूएस की कंपनीज है और ऑब्वियस सी बात है यूएस गवर्नमेंट अपने कॉर्पोरेट्स को हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। तो अगर भारत सरकार इन कंपनी के खिलाफ कुछ गलत करता है तो इनको यूएस गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर आएगा भारत सरकार को। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको चीज़ों को लड़ना है और ओवरऑल पब्लिक परसेप्शन उसके बारे में बदलना है, तो केस शुड आइदर गो टू हाई कोर्ट और इट शुड गो टू सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फेसबुक अपने पार्ट पे थोड़ी बहुत चीज़ें सही कर रहा है। फेसबुक ने ये बोला कि ठीक है भाई, सरकार जो भी नियम कानून बना रही है उसको हम मानेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे नियम कानून हैं जिनको इम्प्लीमेंट कर पाना मुश्किल है, तो उसके बारे में हम लोग सरकार से बातचीत भी करेंगे। तो यहाँ पे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं इनके जो जेन्युइन और वैलिड कंसर्न्स हैं इनको सुना जाए। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो कुल मिला के नियम कानून सीधे बना के इम्प्लीमेंट कर देना, स्टेक होल्डर से बातचीत ना करना, इस प्रकार की चीज़ें कन्फ्यूजन पैदा करती हैं और ग्राउंड लेवल पे चीज़ें इम्प्लीमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है। ये बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके,
तो ये सब चीज़ें हैं भाई। यहाँ पे हिंदू ने एक चीज़ और रिपोर्ट की कि जो 5 इंडस्ट्रीज बॉडी हैं, जिसमें कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, इन्होंने 6 से 12 महीने का एक्सटेंशन मांगा है। यानी ये जो नए आईटी रूल्स आए हैं, इन आईटी रूल्स को इम्प्लीमेंट करने से पहले इन 3 बिजनेस बॉडीज़ ने 6 से 12 महीने का एक्सटेंशन मांग रखा है सरकार से। इन्होंने सरकार से बोला है कि भाई ये जो रूल्स हैं थोड़े ट्रिकी हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 6 से 12 महीने का टाइम दीजिए। तो यहाँ पे सरकार के सामने अपॉर्चुनिटी बनती है कि सरकार बैठ के इन कंपनीज के साथ बात करे और एक सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करे, ताकि कॉम्प्लायंस प्रॉपर तरीके से हो। सरकार भी ज़बरदस्ती से अगर चीज़ें करवाने पे आ जाएगी तो काम यहाँ पे चल नहीं पाएगा। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है भाई, वैक्सीन इज आवर ओनली वेपन, इट इज important to hold manufacturers to account on efficacy data। अगर इंडिया में इस कोविड-19 की क्राइसिस से लड़ना है तो जो सबसे पोटेंट ऑप्शन है वो वैक्सीन ही है भाई। इसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल लिखा है जोसेफ ब्रिटो साहब ने। जोसेफ ब्रिटो कौन है? तो भाई जोसेफ ब्रिटो हैं आपके फॉर्मल कंसल्टेंट एंड ऑनररी सीनियर लेक्चर इन पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर एट इंपीरियल कॉलेज एट सेंट मैरीज लंदन। तो लंदन में भैया बड़े डॉक्टर हैं ये। इन्होंने क्या बोलना है कि 14 मई को भारत सरकार ने अनाउंस किया कि हम 200 करोड़ डोजेस बनाएंगे SARS-CoV-2 की, अगस्त 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक, और इनको लोगों को देंगे और इससे लोगों के अंदर हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जोसेफ ब्रिटो साहब यहाँ पे सरकार को याद दिला रहे हैं कि वैक्सीन लाइफ नहीं बचाती है। लाइफ क्या बचाता है? रैपिड मास रिपीटेड वैक्सीनेशन। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने इलेक्शन से कंपेयर किया। इन्होंने बोला कि भाई 2019 के जब जनरल इलेक्शंस हुए तो 5 हफ्तों के अंदर अंदर 61 करोड़ इंडियंस ने वोट डाले। ठीक है, 10 मिलियन इलेक्शन ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, 1 करोड़ इलेक्शन ऑफिसर्स इन इलेक्शंस को ओवरसी कर रहे थे। तो अगर इंडिया में 5 हफ्तों के अंदर 61 करोड़ लोग इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं तो 5 हफ्ते के अंदर इंडिया अपनी 75% आबादी को वैक्सीनेट भी कर सकता है। इनका ये बोलना है कि 23 मई तक के डाटा की बात की जाए तो केवल 10.9% ऑफ द पॉपुलेशन को एक डोज मिली है और 3% ऑफ द पॉपुलेशन पूरी तरीके से वैक्सीनेट हुई है। ऑन एन एवरेज जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है जनवरी से, तब से डेली 15 लाख वैक्सीन डोजेस दी जा रही हैं। और अब सरकार बोल रही है कि अगस्त और दिसंबर के बीच में 2.1 बिलियन डोजेस बनाएंगे। लेकिन अभी चल रहा है मई, अब अगर गिनना शुरू करें तो जून जुलाई अगस्त तक 3 महीने हो गए, और सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक 7 महीने हो गए। इन 7 महीनों तक अगर आप इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक और इस वायरस को इग्नोर कर देते हो तो चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये वायरस स्प्रेड कर रहा है, स्प्रेड करके म्यूटेट करता है, म्यूटेट करके नए डेंजरस वर्जन्स बनाता है, और इसके म्यूटेशन को, इसके स्प्रेड को रोकना एक अर्जेंट स्केल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ज़रूरी ये है कि बहुत तेज़ी से वैक्सीन दी जाए। यहाँ पे जो प्लान है वो 3 से 4-5 महीनों का नहीं, 5 से 10 हफ्तों का होना चाहिए। हफ्तों के अंदर आपको यहाँ पे वैक्सीनेशन पूरा करना है। इतना लंबा जो आप प्लान बना रहे हो ना, इससे किसी भी प्रकार से हर्ड इम्यूनिटी आने वाली नहीं है, उल्टा फैल और जाएगा कोरोना वायरस। क्योंकि इम्यूनिटी लाने के 2 ही तरीके हैं। एक तो अगर कोरोना वायरस आपको हो गया तो आपके नेचुरल इम्यूनिटी आ गई, दूसरा आपके पास वैक्सीन के थ्रू इम्यूनिटी आ गई। तो वैक्सीन के थ्रू इम्यूनिटी आएगी तो डेफिनेटली वायरस पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं होगा, लेकिन जो इसका स्प्रेड है ना वो रुक जाएगा। और अगर आप लोगों को वैक्सीन नहीं दोगे तो ये वायरस फैलता रहेगा, रेप्लिकेट होता रहेगा, म्यूटेट होता रहेगा। म्यूटेट होकर और बड़े बड़े इसके वर्जन्स आ जाएंगे, खतरनाक वर्जन्स आ जाएंगे, और ये खतरनाक वर्जन्स अभी की वैक्सीन को इनइफेक्टिव कर देंगे। यहाँ पे ऑथर एक बात और बोल रहा है, जैसे इन्फ्लुएंजा है आज तक टिका हुआ है, वैसे SARS-CoV-2 आगे तक टिका रहेगा। तो आगे भी इसके इन्फेक्शंस आएंगे और ये एक बीमारी बन के हमारे सामने आया है। कल की डेट में ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जहाँ पे SARS-CoV-2 खत्म हो जाएगा। ये चलता रहेगा, ये हमेशा चलता रहेगा आगे आने वाले समय तक। इसीलिए हमें इसके रेप्लिकेशन को रोकना है और इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे हमें वैक्सीनेशन को शुरू करना है। एक और खास बात यहाँ पे बताई जा रही है कि ऐसा नहीं है कि इस कोरोना वायरस में एक ही वैक्सीन दी जाएगी। हो सकता है अभी के लिए आप वैक्सीन दे दो, हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद कोई इसका और खतरनाक वेरिएंट आ गया, उसके लिए नई वैक्सीन बनी तो फिर वो नई वैक्सीन भी लोगों को दी जाए। मतलब यहाँ पे मास वैक्सीनेशन के साथ रिपीटेड वैक्सीनेशन। ये जो अभी आप वैक्सीनेशन दे रहे हो एक नए म्यूटेंट के लिए, हो सकता है कल की डेट में एक नई वैक्सीन बना दी जाए फिर आप वो दो। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये वाली वैक्सीन आपने कोविशील्ड बना के दे दी और बात खत्म, आगे भी देने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए अभी वाली तो जल्दी दो। फिर यहाँ पे रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन,
और चाइना की साइनोफॉर्म की बात की जा रही है। दुनिया भर में रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन एडमिनिस्टर की जा रही, चाइना की साइनोफॉर्म की जा रही। इंडिया में रशिया की स्पुतनिक 5 को अप्रूवल दे दिया गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 7 मई को साइनोफॉर्म को इमरजेंसी यूज अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिया। स्पुतनिक ने भी किया है अप्लाई, बट स्पुतनिक को अभी तक अप्रूवल मिला नहीं है। हमारी जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक की, इसको भी अब तक अप्रूवल नहीं मिला है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि सेचेल्स का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं स्पुतनिक 5 की और साइनोफॉर्म की एफिशिएंसी के ऊपर सवाल सा उठाया जा रहा है इस आर्टिकल में। अगर आप सेचेल्स की बात करो, सेचेल्स एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन दी गई लोगों को। ऑब्वियस ये बात है, छोटी सी कंट्री है, कम आबादी, आप आराम से वैक्सीनेशन दे सकते हो। मोस्ट वैक्सीनेटेड नेशन है सेचेल्स दुनिया भर का, क्योंकि उसकी 60% आबादी पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुकी है। उसके बाद भी आप देखोगे कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन सेचेल्स में बढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? जब एक देश में वैक्सीन दे दी गई है, उसके बाद भी वहाँ पे कोरोना वायरस के इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, तो पता चल रहा है कि जो 57% लोग हैं सेचेल्स को जिनको वैक्सीन दी गई है वो साइनोफॉर्म है, मतलब चाइना वाली वैक्सीन है जिसको यूएई ने डोनेट किया है, और 43% लोगों को जो वैक्सीन दी गई है वो एस्ट्राजेनेका है। तो कुल मिला के यहाँ पे साइनोफॉर्म की एफिशिएंसी के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है कि जो चाइनीज वैक्सीन है, क्या ये सच में एफिशिएंट है? क्या ये इतनी तेजी से सेचेल्स में दी गई, उसके बाद भी जो जिस प्रकार से सेचेल्स के कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या दिस इज एफिशिएंट मेडिकली? तो कुल मिला के इसके 2-3 वजह हो सकते हैं। या तो साइनोफॉर्म इफेक्टिव नहीं है, या फिर हो सकता है सेचेल में ऐसा कोई म्यूटेटेड वायरस घूम रहा हो जिसके ऊपर साइनोफॉर्म इफेक्ट ना कर रही हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए कोविशील्ड का एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में बहुत मैसिव स्केल पे होना चाहिए। ये जो अगस्त से दिसंबर 2021 तक जो प्रोडक्शन प्रोग्राम बनाया गया है, ये काम गड़बड़ नहीं है। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगस्त से 2021 तक नंबर ऑफ डोजेस क्रिएट की गई, ये तो बता दिया गया है, लेकिन कोई सेंट्रलाइज्ड वैक्सीन एजेंसी जो एक प्रॉपर फार्मूला के हिसाब से अलग अलग स्टेट्स में एक प्रॉपर मिक्स के हिसाब से वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करे, ऐसा कोई भी प्लान यहाँ पे सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है, जिसके चलते आगे आने वाले समय में लॉस ऑफ लाइफ, ह्यूमन सफरिंग, फाइनेंशियल रूल, इकोनॉमिक डेप्रिट्यूड, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं जिनको मैसिव स्केल पे रोकने की ज़रूरत है। तो ये सब बातें यहाँ पे जोसेफ ब्रेटो साहब ने करी हैं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा डिटेल समझ में आ गया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। ओके, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी शेयर कर सकते हैं, आप वर्ड ऑफ द माउथ मार्केटिंग भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और जो भी आपके सजेशंस हैं फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ दिस वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।